दोस्तों, अनुवाद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नो बकवास, शुरू करते हैं क्लास। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसके पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के निर्माण पर आधारित था, जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार भारत का संविधान बना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूरे संविधान की ओवरऑल विशेषताएं क्या हैं, अर्थात पूरे संविधान में मुख्य बातें क्या हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये देखेंगे कि इसकी मेन मुख्य बातें भारतीय संविधान की क्या हैं। किसी भी व्यक्ति की मुख्य विशेषताओं को यदि जान लेते हैं तो उस व्यक्ति के सारे आचरण को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यदि हम जान लेते हैं तो पूरे संविधान में क्या लिखा गया है, इसका हम लोग आकलन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहली विशेषता है कि भारतीय संविधान बहुत ही विशाल और विस्तृत है। यह संविधान बहुत ही विशाल और विस्तृत है, इसीलिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और इसलिए लगे क्योंकि पूरा हमारा देश बहुत विविधतापूर्ण वाला देश है और सभी के भावनाओं को संजोना, सभी के आकांक्षाओं को, सभी के आदर्शों को एक साथ रखना बड़ा मुश्किल काम था। इस आधार पर जो है भारत का संविधान बहुत ही विशाल और विस्तृत है। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि विश्व का ये सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान है। इस संविधान में 395 आर्टिकल हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। ये उस समय जिस समय मूल संविधान बना था, लेकिन इस समय यदि आर्टिकल्स की बात करें, लगभग 450 प्लस आर्टिकल्स हैं, 450 के आसपास अनुच्छेद हैं और जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और जो भाग हैं 24 भाग वर्तमान में हैं। तो इस प्रकार भारत का संविधान बहुत ही बड़ा और विस्तृत संविधान है। इसको आइवर जेनिंग्स ने कहा विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान, अर्थात भारतीय संविधान विश्व के विभिन्न संविधानों से कुछ थोड़ी बातें लेकर के बनाया गया है। किसी एक संविधान पर डिपेंड नहीं रहा गया है, यद्यपि ज़्यादातर बातें 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। इसीलिए कई बार ये आरोप भी लगाया जाता है कि 1935 का जो अधिनियम था उसको अंग्रेजों ने बनाया है और अंग्रेजों के बनाए हुए नियम या कानून से हमने नकल करके बनाया है। इसलिए कॉपी पेस्ट के रूप में भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है। ये भी बताया जाता है कि विभिन्न देशों से लिया गया है, इसलिए जो है क्या कहते उधार का थैला भी कुछ लोगों ने कहा, लेकिन ये सारे आरोप गलत हैं। यद्यपि भारत ने विभिन्न देशों से प्रेरणा ली, विभिन्न देशों की जो अच्छी चीज़ें थी उसको अपना करके अपने देश के अनुकूल जो चीज़ें उन्हें रखना था वो चीज़ रखें। तो विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न देशों के जो संविधान से उनकी जो अच्छी बातें थी, अच्छे नियम थे, वो भारतीय संविधान में समाहित किए गए। और किस देश से क्या लिया गया, इस बात को हम लोग एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस वीडियो को समझें कि भारतीय संविधान में विश्व के विभिन्न किन देशों से क्या प्रावधान लिए गए। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, फ्रांस के संविधान से, जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। तो ब्रिटेन से जैसे संसदीय प्रणाली है, अमेरिका से मूल अधिकार हैं, तो जर्मनी से आपातकालीन उपबंध है और समानता, स्वतंत्रता, बंधुता फ्रांस से लिया गया है। तो इस प्रकार विभिन्न देशों से विभिन्न चीज़ें, विभिन्न नियम भारतीय संविधान में समाहित किए गए हैं। इसका हम अलग से वीडियो भी में आपको समझाएंगे किस देश से क्या चीज़ें ली गई हैं। फिर है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। समन्वय का मतलब होता एक प्रकार से दोनों प्रकार की बातें मिले, उसे कहते हैं समन्वय। अब यहाँ नम्यता और अनम्यता का मतलब होता है कि बदलाव और बदलाव ना, मतलब कि संविधान में यदि आसानी से संशोधन कर दिया जाए तो उसे कहते हैं सरल या
संविधान। यदि संविधान में कठोरता से बदलाव हो तो उसे जो है हम लोग जो है अनम्य संविधान कहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान का लक्षण है कि नम्य भी है और अनम्य भी है। नम्य इसलिए है कुछ संविधान संशोधन साधारण विधेयक की तरीके हो जाते हैं और कुछ संविधान संशोधन 368 के तहत होते हैं जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसलिए भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता के गुणों को समाहित किए हुए है। एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। देखो भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन इसको फेडरल नहीं कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, क्योंकि भारत का जो संघ है राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है और ना ही इस किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार है। जबकि अमेरिका का जो संघ है विभिन्न राज्यों के मध्य हुए समझौते का परिणाम है और कोई भी राज्य संघ से अलग भी हो सकता है। लेकिन भारत में राज्य हैं इसलिए राज्यों का संघ भी कहा गया। और सबसे बड़ी बात, संघ होने के बावजूद भी उसमें एकात्मकता के लक्षण हैं। जैसे आपातकाल के दौरान, आपातकाल मतलब 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और 360 वित्तीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान, भारतीय संघ एकात्मक रूप धारण कर लेता है। और इसी के साथ आप ये भी देखेंगे जैसे संघीय सिविल सेवाएं हैं, ये भी एकात्मकता के लक्षण हैं। तो केंद्र का अधिक प्रभाव, केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान करना, संघ सूची में ज़्यादा विषय देना, तो इस प्रकार देखेंगे कि जो है एकात्मकता की ओर संघीय व्यवस्था, मतलब जो है इसमें एकात्मकता के भी लक्षण ज़्यादा हैं। अर्थात हमारी व्यवस्था संघीय जैसी लग रही है लेकिन इसमें एकात्मकता के लक्षण ज़्यादा प्रभावी हैं। संघ एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। अगली है संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई। दो प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली। तो अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है और वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। जबकि संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल, समस्त मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। और चूंकि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली लागू की गई थी, संसदीय प्रणाली है और उसी संसदीय प्रणाली को भारत ने भी स्वीकार किया। तो भारत में संसदीय प्रणाली है अर्थात प्रत्येक मिनिस्टर जो है संसद के प्रति जवाबदेह है। यहाँ शक्ति जो है मंत्रिमंडल के ऊपर निहित होती है, राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। यद्यपि समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं फिर भी सारे काम चुनी हुई सरकार मंत्रिमंडल के माध्यम से ही राष्ट्रपति समस्त कार्य करते हैं। तो प्रधानमंत्री को इसमें ज़्यादा शक्ति प्रदान की जाती है। तो ऐसी व्यवस्था को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि संसदीय संप्रभुता का तात्पर्य ये है कि भारत की जो संसद है वो संप्रभु है, अर्थात वो कोई भी कानून बना सकती है। संसद को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो भारत में चूंकि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है और ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता की वजह से वहाँ संसद सर्वश्रेष्ठ है और अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, तो न्यायपालिका सर्वोच्च है। लेकिन भारत में दोनों का समन्वय किया गया है कि संसद भी कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन न्यायपालिका क्या करेगी, यदि कोई कानून संसद गलत बना सकती है तो उसको शून्य घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। इस प्रकार संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य एक समन्वय स्थापित किया गया है। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका वो एकीकृत है और स्वतंत्र भी है, इसलिए भारत की जो न्यायपालिका की प्रमुख विशेषता वो एकीकृत है। नीचे से लेकर के स्थानीय न्यायालय से लेकर के आपके
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक ही क्रम में आते हैं, तो ये एकीकृत हैं। उच्च न्यायालयों का निम्न न्यायालयों पर सदैव अधीक्षण बना रहता है। तो भारतीय जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी स्वतंत्र न्यायपालिका है। इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मौलिक अधिकार, इसमें मौलिक अधिकार जो अमेरिका से के संविधान से प्रेरित है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो है आपके समानता का अधिकार है, और 19-20 जो है 19 से लेकर के 19 में आपकी स्वतंत्रता के अधिकार हैं, 20-21 में आपके स्वतंत्रता, 21 में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता। तो 19 से लेकर के 21 तक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। 22 से 24 से लेकर के 22-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, और 25 से लेकर के जो है आपके 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, और 29-30 शिक्षा तथा संस्कृत के अधिकार दिए गए हैं, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकारों का इसमें समन्वय किया गया है। मौलिक अधिकार रखे गए हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। मौलिक अधिकारों में क्या है कि इसका हम लोग अलग से भी अध्ययन करेंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो मौलिक अधिकार का भी अध्ययन करेंगे। नीति निर्देशक तत्व, कुछ ऐसे तत्व जो राज्य को दिशा निर्देश करते हैं कि राज्य को कैसे काम करना चाहिए, तो वैसे तत्व जो है नीति निर्देशक तत्वों का भी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के स्थापना में महत्वपूर्ण तत्व हैं। मौलिक अधिकार राजनैतिक लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल कर्तव्य का भी समावेश प्रायः शुरू में नहीं था। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किया गया। एक विशेषता भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से मतलब यह है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात धार्मिक दृष्टि से राज्य की नज़र से सारे धर्म बराबर हैं। किसी भी धर्म के लोगों को जो है क्या कहते हैं उत्पीड़ित नहीं किया जा सकता, अर्थात सभी धर्मों के लोगों को सुरक्षा का वादा किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए भारत ने लंबे समय तक संघर्ष किया। मत देने 1892 में भी से संघर्ष चल रहा है, तो मत देने के अधिकार, कभी प्रश्न पूछने, तो इस प्रकार के सार्वभौमिक मताधिकार जो है, अब ये शुरू में सार्वभौमिक मताधिकार में 21 वर्ष आयु रखी गई थी, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और भारतीय संविधान की एक और विशेषता है, इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारतीय में, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसीलिए कहा गया एकात्मकता की ओर झुकाव वाला। तो एकहरी नागरिकता है इसमें भारतीय संघ में, और अमेरिका की तरफ। तो भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो है एकल नागरिकता का प्रावधान। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए वहाँ जो संघीय वहाँ व्यवस्था, पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है। कुछ स्वतंत्र निकाय भी भारतीय संविधान में उल्लेखनीय है, जो स्वतंत्र रूप से सरकार से, न्यायपालिका से स्वतंत्र रूप होकर के काम करते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग। इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, ये भी स्वतंत्र रूप से, कैग स्वतंत्र रूप से, इस प्रकार और अन्य बहुत सी संस्थाओं का
इसमें उल्लेख किया गया है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। आपातकालीन, अगली विशेषता आपातकालीन व्यवस्था। तो आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें अनुच्छेद 352, 356 और 360 अनुच्छेदों में आपातकालीन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उस समय इन अनुच्छेदों के अनुसार क्या मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, संविधान के शेष भागों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका प्रावधान किया गया है। और त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था, जो भारतीय संविधान है 3 स्तरीय सरकार की व्यवस्था का उल्लेख करता है। यद्यपि शुरू में 2 स्तरीय सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बाद में 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकार को जोड़ा गया, जिसमें ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसको अच्छी प्रकार समझ लिया होगा। मैं आशा करता हूं कि विशेषताएं आपको समझ लिए होंगे, और ये ही विशेषताएं एक आपके दिमाग में माइंड मैपिंग बनाते हैं कि पूरे संविधान में हमको अध्ययन भी क्या करना है। एक प्रकार से संविधान की जो मूल बातें थी, मूल आत्मा थी, आपको बता दी गई है। दोस्तों जो इसके पहले वाला पार्ट है उसमें संविधान का निर्माण, आज हम संविधान की विशेषताएं, और नेक्स्ट भाग जो संविधान का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान के विभिन्न स्रोत, उद्देशिका, और जो समय बचेगा तो उसमें संघ और उसके राज्य का हम लोग अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास से समझ में आ रही होंगे, क्योंकि हम किसी भी जल्दबाजी से, किसी भी ऊहापोह में नहीं चलना चाहते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे तो आपको संविधान कभी नहीं भूलेगा, कंठस्थ हो जाएगा। संविधान की अवधारणाएं समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत समझना जरूरी है। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।